ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरा होने पर पहली सभा राजस्थान को मिली है। ये पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यकाल में अनेक सौगातें राजस्थान को दी है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में उत्साह है कि ऐसे जननायक हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्होंने गरीब की ढाणी में पहली बार कोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को आवास मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को जनधन का खाता मिला है, करोड़ों लोगों को अन्न धन योजना में गेहूं मिला है। तो देश प्रदेश की जनता के मन में ये भी विश्वास है कि चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का हमारा सपना पूरा करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया, ऐसे हमारे नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की जनता में भी उत्साह है कि ऐसे व्यक्तित्व का जो पहली सभा 9 वर्ष का कार्यकाल होने पर राजस्थान की इस वीर धरा पर कर रहे हैं, जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन भूमि पर, तो सब लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। थैंक यू। 9 साल बेमिसाल। तो अजमेर के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस संभाग की अब तक सबसे बड़ी सभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल भेजे हैं। अकेले अजमेर जिले शहर और ग्रामीण से 1 लाख से ज्यादा लोग यहां आएंगे। अब तक का सबसे बड़ा टेंट और डोम यहां बनेगा। लोगों में अपार उत्साह है। संसाधन हमारे पास कम पड़ते जा रहे हैं, पर लोगों के आने का क्रम जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि इस सभा के बाद डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आए, इसकी बुनियाद रखी जाएगी। और इसी खबर पर मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनवीर, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे अजमेर पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि जो है वो किसी प्रकार की कोई कोताही प्रधानमंत्री के आने से पहले ना हो। साथ ही साथ राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 42 विधानसभाओं के अंदर पीले चावल भेजे जा चुके हैं। किस तरह की तैयारियां मनवीर? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही इस दौरे का निर्धारण हुआ था उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अजमेर में कैंप कर रहे हैं। सीपी जोशी की हम बात कर लेते हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात कर लेते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा नाम जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं वो है भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। उनके साथ में तमाम नेता, सबसे पहले जो है वो बीजेपी के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक के बाद में तमाम नेता कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे हैं, जहां पर कि इस विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरी भाजपा एकमुखी होकर के इस पूरी कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उसमें जुट रही है। लगातार दौरे जारी हैं और ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है, जैसा कि मनवीर, आवाज मिल रही है मेरी? जी आसिफ, देखिए जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम है उसकी जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की हम बात करते हैं तो कल देर रात वो अजमेर पहुंचे थे और उसके बाद से ही सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन्हीं बैठकों के साथ में अब क्योंकि उन्होंने कायड़ विश्राम स्थली का दौरा किया और यहाँ से सीधे वे रवाना हो रहे हैं नागौर के लिए। नागौर के भैरुंदा और डेगाना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनकी बैठक वो वहां पर लेंगे और उसके बाद वो सीधे शाम को वापस अजमेर पहुंचेंगे, जहां पर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ शाम को 4 बजे जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो मीडिया से भी रूबरू होंगे। जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को बनाया गया है और ये तय किया गया है कि राजस्थान के 8 लोकसभा क्षेत्रों की जो 45 विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। तो उन तमाम स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके दौरे लगातार जारी रहेंगे। इस समय हमारे साथ में जो संभाग के प्रभारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रसन्न जी, जिस तरीके से ये पूरा दौरा निर्धारित किया गया है और लगातार बैठकों का दौर जारी है, किस तरीके का स्वरूप रहने वाला है इस जनसभा का? देखिए, अजमेर की इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने 9 साल के कार्यक्रमों का जो श्री गणेश प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस पावन धरा पर करने जा रहे हैं और यहाँ लगभग लाखों की संख्या में लोग उनका अभिनंदन करने के लिए आएंगे। आज हमारे माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ और सारे जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र में लगभग 45 विधानसभाएं और 8 लोकसभा क्षेत्र के सभी जनवासियों से, जनता के नुमाइंदों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधि मिलकर इस कार्यक्रम में आने के लिए पीले चावल दे रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ उस पूरी क्षेत्र के अंदर पूरे 45 विधानसभा क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान की सारी 200 विधानसभाओं के अंदर कार्यकर्ताओं में, जनता में असीम उत्साह है और ये कार्यक्रम आज तक का राजस्थान का सबसे भव्य कार्यक्रम होने वाला। मैम, आपसे नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इकतीस मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर आ रहे हैं और राजस्थान में पूरा उत्साह है। सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण हुआ है, किसानों के लिए कार्य हुए हैं, शोषित वंचितों के लिए कार्य हुए हैं और देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रतिस्थापित करने का काम किया है। पूरे राजस्थान में उत्साह है, उमंग है। पूरे देश में के लोगों को आज गौरव होता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 9 वर्षों के अंदर पूरा देश की तस्वीर ही बदल दिया उन्होंने। अगर 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से देखे तो श्रृंखला वाइज अगर देखेंगे तो किस प्रकार से गरीब के कल्याण के लिए काम किया। पहले उनको बैंक अकाउंट खोलने का काम किया, फिर उसके बाद जो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ पीने का पानी मिले, शौचालय योजना, मतलब अनेकों योजना, किस प्रकार से गरीब हमारा खुशहाल हो, उसके जीवन में उत्थान हो, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। इसलिए आज सभी लोग, पूरे देश के लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं और गरीब और किसान तो उनको मसीहा के रूप में देखता है। कैसा प्रधानमंत्री जो उनकी निरंतर चिंता की है। राजस्थान में बहुत उत्साह है। लोग घर घर जाकर के पीला चावल उनको दे करके आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं और 31 तारीख जब 9वां वर्ष यहाँ पे राजस्थान की धरती से ये मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी का लोग अभिनंदन करेंगे, पूरा देश देखेगा। कल यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले बने नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं 25 दलों ने उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने की हामी भरी है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। विरोध करने वाले दल दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब संसद भवन या इससे जुड़ी किसी इमारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब कांग्रेस शासन में ऐसा हुआ है। इसके अलावा राज्यों में भी कई संवैधानिक इमारतों का शुभारंभ राज्यपाल की बजाय राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का विरोध है तो फिर नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? अब तो सवाल यह भी है कि क्या नई संसद के बहिष्कार से लोकतंत्र मजबूत होगा? और राज्यसभा में 50.42% कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, इसलिए वो उद्घाटन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष का कहना है राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं। कई राज्यों
में ऐसा पहले हो चुका है। नए भवन की जरूरत क्या थी? मौजूदा भवन काफी पुराना हो चुका है। ये सत्ता पक्ष का कहना है और विपक्ष के ये तर्क है। सत्ता पक्ष, कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने राज्यपाल को नहीं बुलाया। लोकसभा 147, राज्यसभा 96। ये नया संसद भवन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसमें 21 दलों ने 21 दल नहीं पहुंच रहे उद्घाटन में, और जबकि 25 दल साथ में आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नए भवन के उद्घाटन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का तर्क क्या है। विपक्ष कहता है कि नए भवन की जरूरत क्या थी, मौजूदा भवन काफी पुराना हो गया है, यह कहना है सत्ता पक्ष का। पीएम मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख है। राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने राज्यपाल को बुलाया ही नहीं। और इसके साथ ही इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान किया। 26 दल इस समारोह में शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कई दल साथ आए। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील खारिज हो गई। ये कोर्ट का विषय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आप साफ समझिए कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और नए संसद भवन और मौजूदा संसद भवन के में अंदर क्या है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन में बैठने की क्षमता सेंट्रल हॉल में 1272 सीट, 440 सीटें। दूसरे में निर्माण में 1200 करोड़ रुपए, 83 लाख साल 1921-27। त्रिभुजाकार गोलाकार 64,500 वर्ग मीटर, 47,500 वर्ग मीटर। बैठने की क्षमता लोकसभा सीटें 888 और राज्यसभा सीटें 550। नए संसद भवन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने नई संसद को देश के लिए गौरव बताया। पीएम ने अपनी आवाज के साथ लोगों को वीडियो शेयर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से नए संसद भवन पर अपना विचार भी रखने की अपील की है। पीएम ने कहा है, माई पार्लियामेंट माई प्राइड लिखना ना भूलें। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर नए संसद भवन पर क्यों मचा है सियासी घमासान। ये चमचमाती बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर का ये भव्य नजारा उस नए संसद भवन का है जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 दलों ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए हुए हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो एक बार फिर से अपने इस ऐलान पर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार।
नई संसद के उद्घाटन पर रोक लगाने और राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सवाल ये उठता है कि मोदी से विरोध तक तो ठीक है, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर नई संसद का बहिष्कार ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी वार जारी है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। मौजूदा संसद भवन एक हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। भविष्य में यहां सांसदों के बैठने की जगह भी कम पड़ जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि नए संसद भवन को बनाना जरूरी हो गया था और 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों की बैठने की क्षमता वाला नया संसद भवन बनाया गया है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ये जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में क्या ताकत है। 21 दल उद्घाटन समारोह का विरोध करने वाले दलों के लोकसभा में 147 सांसद हैं। विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में 96 सांसद हैं। लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है। राज्यसभा का 40.33% समर्थन विपक्ष के साथ है। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों के 366 सांसद, राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद, लोकसभा में 67.15% सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में 50.42% सांसदों का समर्थन है। यानी कि सत्ता पक्ष के पास समर्थन कहीं ज्यादा है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया है। बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने आने से इनकार कर दिया। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन बैठक में नहीं आएंगे। नीति आयोग की आज गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक है और इस बैठक में आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा, यानी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। टीम इंडिया की बात की जा रही है। टीम इंडिया यानी जो अलग अलग राज्य हैं उनकी बात की जा रही कि राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। ये प्रधानमंत्री की सोच है और आज की बैठक में जो प्रमुख रूप से 8 बिंदु हैं उसमें रखे जाएंगे। जैसे एमएसएमई को की जो चुनौतियां हैं वो क्या होंगी, जो निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य है, पोषण है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और एक रोड मैप को तैयार करेंगे कि 2047 का भारत कैसा होगा। तो उसी की बुनियाद या ये कहें कि उसका
के जो एक नींव रखी जाती है, एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इस बैठक में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। कुछ 4 या 5 राज्यों की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री अलग अलग कारणों से नहीं पहुंच पाए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। देश के कई इलाकों में बरसात का कहर। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बरसात, कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चली। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक बरसात होने की संभावना है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। नौतपा का आज तीसरा दिन है, लेकिन देश के कई इलाकों में बरसात और तेज हवाएं चल रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बरसात हो रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चली और सड़क पर पानी भर गया। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2-3 दिन बरसात होने की संभावना जताई है। वहीं 30 मई तक लू चलने की आशंका नहीं है। आंधी तूफान और बरसात के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 6:43 पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। एयरपोर्ट ने कहा कि खराब मौसम के चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में यात्रियों से अनुरोध है कि वो उड़ान से पहले संबंधित एयरलाइन से कांटेक्ट करें। मौसम ज्यादा बिगड़ने के बाद 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के इमरान खान के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि खबर है कि इमरान अमेरिका भागने की फिराक में है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री फैजल करीम ने दावा किया कि इमरान खान अमेरिका में राजनीतिक पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान बर्बादी की आग में झुलस चुका है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर अपनी पहचान खो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा जोर शोर से चल रहा है। जनता को बरगलाने के लिए पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पाकिस्तान में हिंसा, आगजनी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब हिंदुस्तान के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उसकी ताजा मिसाल है ये वीडियो। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। ये वीडियो सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस का है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी दुनिया के सामने मान लिया कि पीएम मोदी ही बॉस है। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी का मैसेज क्लियर है कि भारत से मुकाबला करने का सपना छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की औकात से बाहर है। इस वीडियो से साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उन्हें भी मोदी जैसे इंडियन बॉस की जरूरत है। Prime Minister Modi is the boss. क्योंकि मोदी जैसे नेता ही पाकिस्तान को तबाही की गर्त से बाहर निकाल सकते हैं। इमरान खान और शहबाज की मंडली के बीच जंग चल रही है और देश आग में चल रहा है। अपने लिए खतरा बने इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए शहबाज शरीफ पुरजोर कोशिश में है। पाकिस्तान ने इमरान खान के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि खबर है कि इमरान अमेरिका भागने के फिराक में है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री फैजल करीम ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका में राजनीतिक पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इमरान खान पॉलिटिकल असलम लेके टाटा करके इनको जाएगा और बाकी अमेरिका से जाके जो है ना बातचीद करेगा। ये मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी। आप कर रहा हूँ। आप दावा कर रहे हैं, लिखें और अपने दफ्तर में लगा लें। फैसल करीम का दावा है कि इमरान खान सियासी पनाह लेने के लिए अमेरिका चले जाएंगे।
हालांकि इमरान खान ने दावा किया है कि वो आखिरी कतरे तक पाकिस्तान में ही रहेंगे। का कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इमरान टीवी पर आकर कितना भी दावा कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी पार्टी बैन हो, इससे पहले ही फौज के डर से इमरान के करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असर उमर ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले इमरान के खासम खास फवाद चौधरी ने भी अपनी जान बचाने के लिए इमरान का साथ छोड़ना ही सही समझा। फवाद ने तो राजनीति से ही ब्रेक लेने का ऐलान किया। 9 मई की हिंसा के बाद से भड़के पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ये पार्टी जिस तरह से बनाई गई अब उसी तरह से जो है ये फारग होने जा रही है और जो नफरत का बोझ इन्होंने बोया था वही नफरत जो है वो अब इनको जो है वो उसी तरह से जो है वो इनका निशान मिटा रही है। इमरान क्या चीज है, पूरे मुल्क से इन सियासी दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। 9 मई की हिंसा में जिस तरह से पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना का घर फूंक दिया गया, उसके बाद तो इमरान को देशद्रोही ही करार दे दिया गया। इमरान खान चौतरफा फंस चुके हैं। इमरान खान के हाथ से अब सरेंडर का विकल्प भी निकल चुका है। पार्टी भी खत्म होने की कगार पर है और पाकिस्तान के बाहर जाने पर रोक लग चुकी है। यानी अब इमरान खान की जिंदगी जेल में ही कटनी तय है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदियाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है। 2018 में पाकिस्तान की फौज ने इमरान को कठपुतली बनाकर कुर्सी पर बिठाया था। अब 4 साल बाद वही पाकिस्तानी फौज इमरान को सूली पर चढ़ाना चाहती है। शुरुआत हुई इमरान के समर्थकों से, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि अब तक इमरान के 11,000 से ज्यादा समर्थकों को जेल में ठूंस दिया गया है और उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर ये साबित हो गया है कि वहां फौज के सामने कोई नहीं टिक सकता है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई तो पाकिस्तान में कोई विपक्ष ही नहीं बचेगा और शहबाज शरीफ के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद तक खलबली मच गई और बिलावल भुट्टो परेशान हो गए। शहबाज सरकार की कुर्सी हिल गई है। पीओके पर बाबा के ऐलान से हिल गया पाकिस्तान। बाबा बागेश्वर ने काट दिया बिलावल और शहबाज का फाइनल पर्चा। अब हम बर्दाश्त नहीं, अब मैं मौजूद हूँ। दिव्य दरबार की ललकार से थर्राया इस्लामाबाद। पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद तक खलबली मच गई है और बिलावल भुट्टो परेशान हो गए हैं। शहबाज सरकार की कुर्सी हिल गई।
बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का अभियान चलाया तो पूरे भारत में चर्चा होने लगी, लेकिन अब बाबा को अखंड भारत की बात कर रहे हैं और उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर का पर्चा काट दिया है। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, वहाँ किसी भी वक्त गृह युद्ध हो सकता है। दुनिया भी मान रही है कि पाकिस्तान एक अस्थिर देश हो चुका है और इसका भविष्य अंधेरे में है। धीरेन्द्र शास्त्री भी पाकिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाबा ने कहा कि अब पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो उसके कब्जे से कश्मीर को निकालना जरूरी है। जल्दी इस यज्ञ के प्रताप से, गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आमचाओ कछु दिन में जौन देश है बगल वारो वही न जय जय हो जाए। गुरु जी ने एक बार जा यज्ञ करियो बा तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक बे से बड़ी ठोको गुरु जी सो पाकिस्तान ही आ जाए। बाबा ने पीओके पर यह बयान यूं ही नहीं दिया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर पाक आर्मी बेतहाशा जुल्म करती रही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान से अपना देश संभल नहीं रहा और वो पीओके में लोगों पर अपना गुस्सा उतार रहा है। इसी वजह से वहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पीओके के लोग जब सीमा पार कश्मीर की बदलती तस्वीर देख रहे हैं तो उन्होंने भी ठान लिया है कि अब पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेंगे। बलूचिस्तान आजाद करो, पीओके गिलगित-बल्तिस्तान आजाद करो। आज हमारा जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये हमारी मांग है। दिव्य दरबार में एक चुटकी में लोगों की परेशानी छू मंतर होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर बाबा जानते हैं कि पाकिस्तान भी भूख, कर्ज, महंगाई वाले प्रेत के जाल में फंस चुका है, जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। उन्हें भी अंदेशा है कि आने वाले कुछ साल में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। अब बाबा ने ये ऐलान कर दिया है तो टिकने वाले भी नहीं हैं। जैसे बाबा ने हिंदू राष्ट्र के अभियान पर पूरे देश को संगठित कर लिया। धर्मांतरण पर उनकी प्रतिज्ञा की वजह से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों की ठठरी बंद गई। बाबा के खिलाफ बड़ा मोर्चा भी बना, लेकिन बाबा जो कहते हैं वो करते जरूर हैं और पाकिस्तान पर दिया उनका बयान भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब चिंता मत करो। बहुत से लोग हमको बहुत समझाते हैं कि गुरुजी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हमसे बैक नहीं, हमारी ट्रेन में कोई बैक गैर नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया, हम करके मानते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी जो भी मिशन पे जाते हैं सक्सेसफुल करके आते हैं, भला ही लंका में आग छुपानी पड़े। जिनका इष्ट ऐसा हो तो चेला कैसा होगा। अब आप लोग लेकिन तैयार हो जाओ। हमें आप लोगों से न धन चाहिए न रुपया चाहिए, बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। चिंता मत करो, अगर सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। फिलहाल बाबा बागेश्वर का मंच गुजरात में सजा है, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहां से ही उन्होंने पीओके पर बयान दिया।